एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। फ्रेंड्स, 10th क्लास का इतिहास का जो प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, उससे संबंधित यह दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अपलोड कर चुका हूं। अगर वह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। तो आज के वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यह चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेस करते चलिए फ्रेंड्स कि 25 में से आपने कितना सही किया, कितने सवालों का जवाब आपको पहले से मालूम था। तो आज इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की। यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 है कि प्रशा का शासक कौन था? तो प्रशा का शासक कौन था? गेस करते चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विलियम प्रथम थे जो प्रशा का शासक था। ठीक है, कौन था? विलियम प्रथम। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिगेल है जो कहाँ का दार्शनिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेस करें। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जर्मन दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। सवाल नंबर 5 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 देखिए कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि कार्बोनारी क्या था फ्रेंड्स? तो एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है, नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? ठीक है, तो कार्बोनारी उग्र राष्ट्रवादी संगठन था नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि मेटरनिक कौन था? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, और यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें। देखिए इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि 1789 की जो फ्रांस में क्रांति हुई थी तो किसके शासन काल में हुआ था फ्रेंड्स? तो पूछेगा तो लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वंश का शासन चल रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का। ठीक है, वंश का नाम पूछेगा तो बुर्बो वंश हो जाएगा, और शासक का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, गेस करें कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी था। ठीक है, सवाल नंबर 11 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 11 देखें। सवाल नंबर 11 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ठीक है फ्रेंड्स, बिस्मार्क से संबंधित एक प्रश्न बताया था फ्रेंड्स कि रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है, किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो टोटल 3 युद्ध किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी के सम्राट कौन बना था? जब जर्मनी का एकीकरण हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ का सम्राट कौन बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम प्रथम बना था वहाँ का सम्राट। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में? तो जर्मनी नहीं सम्मिलित था। सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें।
सवाल नंबर 14 है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने की थी, तो रूस ने की थी। किसने, रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो रूस ने प्रस्तुत की थी। सवाल नंबर 15 को देखें कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अंग्रेजी किसने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किस शासक ने कहा था, फ्रांस के किस राजा ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स दशम ने। चार्ल्स दशम ने यह कहा था फ्रेंड्स कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। किसने की थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो राइन संघ की स्थापना की थी। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ। तो किस संधि के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि राष्ट्रवादी की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। महत्वपूर्ण ऑप्शन है, प्रश्न है फ्रेंड्स कि राष्ट्रवादी की अवधारणा का जन्म कौन सी घटना के बाद से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्जागरण। ठीक है, किसे, पुनर्जागरण। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिएगा कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सवाल नंबर 22 को देखें कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन तृतीय था। कौन था, नेपोलियन तृतीय। सवाल नंबर 23 को देखें कि इटली के एकीकरण का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा फ्रेंड्स, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। किसे, मेजनी को। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने यंग इटली संगठन का स्थापना किया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। सवाल नंबर अगला है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न है फ्रेंड्स। मसीहा है पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। और इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, गेस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में जो लिखा हुआ फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, इसमें हम अक्सर कन्फ्यूजन होता है। देखिए लिखा हुआ है कि मेजनी ने 2 संगठन की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन था, तो एक था क्या, यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है, कब किया था फ्रेंड्स, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिख दिया हूँ, याद रखिएगा। देखिए कि मेजनी ने अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया था। कहाँ, तो मार्सोई में किया था। ठीक है, 1831 में यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने, कहाँ, मार्सोई में। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था, कहाँ, बर्न में। तो कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स कि अगर पूछा जाए आपसे कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी नहीं। और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो ये भी मेजनी ने किया था। एक 1831 में किया था फ्रेंड्स, एक 1834 ईस्वी में। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स, दोनों को याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए आपका 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर पार्ट 1 में कितना था फ्रेंड्स, 30, और पार्ट 2 में कितना हो गया आपका, टोटल 25। आप 55 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख ले फ्रेंड्स। इससे आपको क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास का चैप्टर है जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।